नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अग्निवीर की हाहाकार, आखिर कौन है जिम्मेदार। देश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले 2 दिनों से बवाल मच रहा है, जहां एक और पत्थरबाजी की जा रही है, ट्रेनें जला दी जा रही हैं, लेकिन आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि अग्निवीर योजना, जो कि सरकार द्वारा कहा गया था कि ये एक गेम चेंजर होगी, लेकिन इसने तो पूरे देश का ही सीन बदल के रख दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अग्निवीर योजना के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होंगे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बल में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवाओं का पक्ष है। सालों तक खूब मेहनत कर सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील की है। हालांकि सरकार की तरफ से उम्र की सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। देश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लगातार भारतीय राजनेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, जिससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी से निवेदन करते हुए अपील की है कि वे रेलवे आपकी और राष्ट्र की संपत्ति है। आप किसी भी तरह से हिंसक प्रदर्शन न करें और रेलवे संपत्ति आपकी सेवा के लिए है, इसलिए इसे बिल्कुल नुकसान न पहुंचाएं। जहां एक तरफ भाजपाई नेता लगातार अग्निपथ योजना की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस योजना के विरुद्ध खड़ा होकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4 साल बाद लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं को सेना में भर्ती के अवसर के लिए अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती करने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के नौजवानों को अब पिछली भर्ती के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा अवसर मिलेंगे। इन नौजवानों की 17 से 21 वर्ष की आयु के वो सब लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं या कोई टेक्निकल डिप्लोमा या कोई ऐसा कोर्स किया, उनको अवसर मिलेंगे। ये 4 साल तक सेना को सेवा देंगे, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और उसके बाद एक प्रशिक्षण के बाद 4 वर्ष तक इनको अच्छे वेतन, अच्छी सुविधाओं के साथ, और जब 4 साल बाद लौटेंगे तो 12 लाख रुपए का पैकेज इनको वापस मिलेगा। इस दौरान सैलरी भी इनकी निरंतर मिलेगी, सेविंग्स भी इनकी होंगी। जब वापस आएंगे तो उसमें भी
25% लोगों को और आगे लगातार सेवा का अवसर मिलेगा। सरकार के पास पैसे नहीं है कि सैनिकों को वेतन दे। सरकार जो है अग्निवीर नामक सैनिक भर्ती कर रही हो भी 4 साल के लिए। आप जरा सोचो कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब आप देश के लोगों के पैसा जब आप रक्षा नहीं कर सकते, बाहर कैसे चला गया पैसा स्विस बैंक में, तो देश की रक्षा आप कैसे करेंगे। तो हर आपने रेलवे प्राइवेट किया और कई विभागों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, लेकिन सेना के साथ कोई देश के लोग समझौता नहीं करेंगे। अग्निपथ आंदोलन जिस तेजी से देश में फैलता जा रहा है वो सरकार की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। हालांकि सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ाकर आंदोलन कर रहे युवाओं को शांत करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इस वकायद का असर फिलहाल युवाओं पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अगर आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो ये अग्निपथ आंदोलन किसान आंदोलन की ही तरह केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। इस मसले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी स्पोक्सपर्सन सारिका जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी देर में कुछ और भी मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं सारिका जी आपका FM न्यूज में स्वागत करती हूँ। नमस्कार सारिका जी, सीधा सवाल सबसे पहले मैं आपसे करूंगी। जब सरकार ये योजना लेकर के आई थी, उन्होंने ये कहा था कि देश में ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन इस गेम चेंजर योजना ने पूरे देश को ही चेंज करके रख दिया है। देखिए, हमारे देश में जो 70 साल से कानून चले आ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चेंज होने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो देश जिस जगह पर पहले चला था आज भी वैसा ही चलता रहे। जब हमारा कृषि कानून आया तब भी विपक्षियों ने बहुत हंगामा मचाया और किसानों को भड़काया। आज ये जो अग्निपथ की योजना आई है, इसमें भी जो विपक्षी दल है छात्रों को और जवानों को भड़काने का काम कर रहा है। तो ये विपक्षियों का काम है कि किस तरह से हम अपने देश में ही उपद्रव मचवाएं। जो हमारे सैनिक हैं या जो हमारे युवा हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको हम कैसे भड़काने का काम करें। तो ये विपक्षी लोग जो है वो बहुत खूब इस काम को कर रहे हैं। जबकि मैं अपने जो छात्र हैं, जो अपने भारत के छात्र हैं या जो हमारे युवा हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि इस योजना को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सभी के बेनिफिट के लिए है। ये आर्मी के जो हमारे अफसर ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये योजना जो है हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है और उनका जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित कर रही है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें लाभ सबसे पहला तो ये है कि जो भी बच्चा उस ट्रेनिंग के अंतर्गत जाएगा वो एक डिसिप्लिन में होकर वापस आएगा। जैसे गांव का किसान होता है या गांव का जो भी आदमी होता है, व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि हमारा जो बेटा हो वो देश की रक्षा करे, देश की सेवा में जाए, आर्मी में जाए। तो वो अगर जाता है तो वो बड़ा गौरव महसूस करता है कि हमारा बेटा आर्मी। लेकिन ये गौरव क्या सिर्फ 4 साल के लिए होगा? देखिए, ये भ्रमित करने वाली बात है। जो नौकरियां पहले आर्मी को मिल रही थी वो आज भी मिलेगी। ये तो देश के युवा को भड़काने वाले जो विपक्ष। नहीं, तो आप ये कहना चाह रही है कि 4 साल के लिए नहीं है, परमानेंट हो जाएगी? देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए 40,000 जो वैकेंसियां हैं, ये युवाओं के लिए 4 साल के लिए है। ये अतिरिक्त है। और जो पहले हमारी आर्मी की जो नौकरियां थी वो वैसे ही रहेंगी। मैं आप लोगों से भी, जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं जो चैनल पर आ रहे हैं, ये जो भी इस बात को पढ़कर आए कि जो हमारी पहले जॉब्स थी, जो आर्मी में पहले लोगों को, नौजवानों को जॉब मिला करती थी, वो पहले की तरह मिलेंगी। लेकिन जो ये 40,000 ये अतिरिक्त है। आप एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा जो है वो डिसिप्लिन में रहे, वो डिसिप्लिन सीखे? आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ इजराइल का। जब भी इजराइल में कोई भी शॉप खोलता है, वैज्ञानिक बनता है, संगीतकार बनता है, पेंटिंग करता है, उनको पहले 1 या 2 साल सैनिक की जो प्रक्रिया है ये अपनानी पड़ती है। चाहे वो, देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, 4 साल बाद क्या गारंटी दी जा रही है? 4 साल के बाद अगर हम बात कर लें, अभी तो 23 साल कर दिया गया, पहले 21 तक था, 7.5 से 21 साल तक का ये तय किया गया। लेकिन मतलब आप ये देख लीजिए, 7.5 में नौकरी मिलेगी, 23 में रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? बेरोजगार नहीं होगा युवा? क्या गारंटी देती है सरकार की आगे नौकरी दी जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो युवा होता है वो लगभग 17-18 साल का होता है। और उस उम्र, एक वो उम्र होती है जबकि वो बिगड़ने लगता है।
जो पेरेंट्स की बात नहीं मानता, वो अनुशासित नहीं रहता, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गलत संगत में बैठता है। लेकिन उस एज में भारत सरकार उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आर्मी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो डिसिप्लिन में रहे, अपना जो व्यक्तित्व है उसको सुधारे और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो अननेसेसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल। रुकिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, रोजगार भी नहीं मिलता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त हमारे साथ, आपको रोकना चाहूंगी सारिका जी। मेरे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सहगल जी, सबसे पहले आपका एफएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सहगल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो योजना लाई गई है 4 साल के लिए, क्या सोच के लाया गया है? साथ ही ये कहा जा रहा था कि इस योजना को जब हम लागू कर देंगे उसके बाद ये एक गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन देश में आप देख लीजिए किस तरीके से चेंजेस दिख रहे हैं, बवाल मचा पड़ा है। देखो, ये स्कीम अच्छी है या बुरी है ये तो समय बताएगा, क्योंकि इस स्कीम और पुरानी स्कीम में मेरे मुताबिक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। पहले भी हम 17 से 17.5 साल की उम्र में युवकों को भर्ती कर रहे थे और वो 35 साल की उम्र तक 80 to 85% 35 से 36 साल तक काम करते थे। पहले भी ट्रांसपेरेंसी थी, पहले भी ऑल इंडिया था, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट होगा, मेडिकली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट, ये सब कुछ पहले भी था। ये योजना लाई गई है केवल 2 पर्पज के लिए लाई गई है। एक, बड़े पैमाने पर सैलरी और पेंशन बिल को कम करने के लिए, और दूसरा, युवकों को किसी प्रकार से रोजगार देने के लिए। पिछले 2-3 सालों में फौज में कोई भी भर्ती नहीं हुई, और भर्ती जब होती थी तो इससे ज्यादा सैनिकों को हर साल लिया जाता था, और वो सर्व करते थे 35 साल तक, 80 to 85 ईयर्स, बाकी थोड़े उससे आगे। फिर हिंदुस्तान की एक ऐसी फौज है जिसने पिछले 75 साल में 5 लड़ाइयां लड़ी। चाइना के साथ हम लड़ाई हारे गवर्नमेंट की और ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी की वजह से, ना कि फौज की कमजोरी की वजह से। पाकिस्तान को चारों लड़ाइयों में हराया, और हमारे युवकों ने, हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। दुनिया हमारे लोहे को मानती है। आज दुनिया में सबसे प्रोफेशनली एम फौज जो है हिंदुस्तान की फौज है। तो ऐसे में क्यों छेड़खानी कर रहे हो उस फौज के साथ में जिसने हर ऑपरेशन में, हर काम में अव्वल रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो नेवी थी, चाहे आर्मी है, जिसको भी आपने टास्क दिया है, चाहे वो मैनमेड आपदा थी या वॉर सिचुएशन थी, हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस हमेशा ही अव्वल रही है। ये देश का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर रहा है। उसके बाद आप इसको चेंज करके यू सेइंग कि हम युवकों को लाएंगे केवल 4 साल के लिए। अगर उसके जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी और किसी प्रकार की सॉलिडिटी नहीं होगी, तो वास्तव में उसको किस माफी का भरोसा था, किस माफी की कमिटमेंट होगी, किस माफी की इसकी कोशिश होगी सहगल जी लड़ाई करने के लिए। हमारे यहाँ जो है, मैं तो 41 साल फौज में रहा, एक अच्छा सैनिक बनने के लिए 6 से 7 साल लग जाते हैं। बड़ा हाईटेक इक्विपमेंट फौज में मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ। 4 साल की ये नौकरी रखी गई है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी दी जा रही है, और इसके साथ में ही 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है सिर्फ। क्या 6 महीने में इतना सक्षम हो जाएंगे कि देश की वहां सरहद पर जाकर के लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे 6 महीने के अंदर? मैं पहले इनका, ये जो हमारे एक और पैनलिस्ट है वो इजराइल का एग्जांपल दे रहे थे। इजराइल का एग्जांपल सही नहीं है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन टोटल 7 मिलियन है, उसके दुश्मन तकरीबन 120-125 मिलियन है, तो पॉपुलेशन की कमी है। इसलिए हर एक को वहाँ पे आर्म फोर्सेस में 2 साल नौकरी करनी पड़ती है। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन की कमी नहीं है। वी कैन रेज 500 डिविजन्स एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ऐसे में हिंदुस्तान को उसका एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं। जो बाकी देशों का एग्जांपल दिया जा रहा है, वो जितने भी देश है उन्होंने एक भी लड़ाई 1945 की लड़ाई के बाद में एक भी लड़ाई नहीं जीती। सीडीएस ने खुद कहा कि चाइना जो है गलवान में पिछड़ गया हिंदुस्तान के साथ, उसके सैनिक जो है हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, क्योंकि वो 4 ही साल के लिए आते हैं और उनमें वो तमन्ना नहीं है, वो कमिटमेंट भी नहीं है, वो डिजायर नहीं है, दे आर नॉट फाइटिंग फॉर दी नाम, नमक और निशान के लिए। और ऐसे में किस लिए ये लाई जा रही है स्कीम, जबकि आपका जो पुराना स्कीम था बहुत ही बढ़िया था। आपकी यंगेस्ट प्रोफाइल है दुनिया में। जब मैं कह रहा हूँ 80 to 85% तो है 35 साल की उम्र में चले जाते हैं। ऐसे में आप कहें कि हम यंग प्रोफाइल ला रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हम मेडिकली फिट ला रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट ला रहे हैं। ठीक है सर, मेरे को बताइए कि यार ये जो अभी लोग हैं क्या ये टेक्नोलॉजी? ठीक है सहगल जी, हम जवाब भी लेंगे। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में।
सर, विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खासतौर जैसा कि कांग्रेस पर भी आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम बात कर लें तो जहां किसानों के लिए कानून लाया गया था तब भी यह आरोप लगा था कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। साथ ही अब जो ये योजना लाई गई है इसमें भी यही कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो बरगला रहा है, उकसा रहा है छात्रों को प्रदर्शन करने के लिए। सर, आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी जी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्ता दल के लोग हैं ये अपनी नीति पॉलिटिकली अलाइन करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किसी हद तक बड़बोलापन तक ये कहते हैं, ये इनका इतिहास रहा है। लेकिन हम सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ। आप देखो, ये जो अग्निपथ और अग्निवीर नाम दिया गया, हर चीज के पीछे एक लॉजिक और ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे पास इतनी अच्छी इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट्स हैं, जैसे पीके सहगल सर ने कहा, नमक निशान के लिए हम लड़ते हैं, उन्हें बटालियनों में बांटा जाता है ताकि वो अपने बटालियन यूनिट की जज्बे के लिए, जो उनमें शहीद उनके जज्बे की वो लड़े और देश के लिए काम करे। मैं कहता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया 4 साल की है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी है, तो ऑन जॉब जो है वो 3.5 साल की है। उसके बाद भी 4 साल के बाद इन्हें हटा दिया जाए। और आपने देखा होगा हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस गवर्नमेंट की सबसे खास बात है कि ये कोई भी कानून या कोई भी चीज लाते हैं तो बहुत जल्दीबाजी में लाते हैं, जिसमें लोग डिस्कशन करते हैं ना, उस पर डिबेट करते हैं, बस उनका मन किया और उन्होंने लागू कर दिया। ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल इसमें भी आप मिलेगा। पहले इन्होंने उम्र सीमा की 17 ईयर से 21 ईयर तक से 21 साल उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। एग्जाम्पल उसके बाद उन्होंने अपडेट किया कि हम इसको कैप में भी इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक, तो ये देखो चेंज ऑफ पॉलिसी, अभी बने हुए अनाउंसमेंट किए हुए रिक्वायरमेंट की 3 दिन भी नहीं हुई है और इसमें चेंजेस आने लगे। तो सोचिए ये लोग कितने गंभीर है। आर्मी में रिक्वायरमेंट है, वैकेंसी है, जॉब इक्विपमेंट देने के लिए भी अगर हमें नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर बदलाव करने पड़े तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। अब आते हैं इनकी बात करने के लिए कि किस तरह से, जैसे सर ने कहा कि पिछले 3-4 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, अभी भी आर्मी में 2.5 से 3 लाख के करीब परमानेंट वैकेंसी ओपनिंग है। और अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता सारिका जी कह रही थी कि वो वैकेंसी के अलावा, मतलब ये अतिरिक्त वैकेंसी है, मतलब वो 2.5 लाख वैकेंसी इन्होंने भर दिया है क्या? तो मेरा ये सवाल है, क्या वो 2.5 लाख वैकेंसी भर दिया है कि एक्स्ट्रा दिया जा रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट मॉडल बनाते हैं, छोटे स्तर पे इसका वो यूज करते हैं, पहले उसको प्रोटो मॉडल में लाते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं, 10 साल 5 साल रिसर्च करके उसके बाद लाते हैं। और हमारे देश में पहले से एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में 15 साल की व्यवस्था है। ठीक है। पीके सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप बोलिएगा, क्या ऐसी व्यवस्था है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन की 15 साल की? हम 15 साल अपने शिक्षा से आर्मी में या मिलिट्री में काम कर सकते हैं, तो ऐसी ऑलरेडी है। आप ये देखोगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये लोग। अभी आप देखो बेरोजगारी ऐसी आम मुद्दा है कि सीएमआई भी ने इन्हें बताया कि सबसे चरम सीमा पे बेरोजगारी है। इनके पास अगर डेटा की बात करें, इनकी सरकार की डेटा है, फिर भी ये बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी अपनी डेटा पे बिलीव नहीं करते। इतने अहम मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, तो उन्होंने आनंद फानल में 46,000 का ओपनिंग निकाल दिया। अब उनको तो सर, बेरोजगारी की आपने बात की, बिल्कुल 30 सेकंड लूंगा। नो पेंशन की बात करें, सैलरी की बात करें, आप बोलो जो यूपीए गवर्नमेंट ने जब प्रपोज किया था 1 रैंक 1 पेंशन, उसको इन्होंने कैबिनेट में पास किया, 1 रैंक 1 पेंशन। क्या इसमें ये नहीं है नो रैंक नो पेंशन? ठीक है रंजन जी, कहाँ ले जा रहे हैं? रंजन जी, आपने बेरोजगारी की बात की है, मैं कांग्रेस शासित राज्यों की भी बात करूं जहां पर बेरोजगारी दर शायद आपको पता ही होगा इस वक्त राजस्थान में क्या है, दूसरे नंबर पर आ रहा है बेरोजगारी में, 22.2% बेरोजगारी दर है वहां पर। राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बिल्कुल राज्य की भी जिम्मेवारी बनती है मैडम, लेकिन आपको मैं बताता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है। जीएसटी, जब से जीएसटी लागू हुआ है, ये भी मैं बोलूंगा हैस्टी इम्प्लीमेंटेशन, बस इम्प्लीमेंट कर दिया जिससे व्यापारी भी खुश नहीं है। और जीएसटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो केंद्र के पास है, अभी भी स्टेट को पैसे नहीं मिले हैं। जो फाइनेंशियल जो स्वराज होता है, जो फंड होता है, उस फंड की बहुत कमी है। और दूसरी बात, जो सीएमआई की डेटा है और जो हम लोकल जॉब क्रिएट करते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होती है। जो आप राजस्थान की अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में आप देखोगे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं कि जिले के जिले जो आर्मी में जाते हैं,
डिफेंस में जाते हैं, धौलपुर जैसे इलाके में, जोधपुर जैसे इलाकों में, पूरे के पूरे गांव कस्बा मिलिट्री में जाता है, जो केंद्र से मॉनिटर होती है, केंद्र से कंट्रोल होती है। तो जब वहाँ 3-4 साल से रिक्रूटमेंट हुई नहीं, तो राजस्थान में किसी की भी सरकार रहती। सर 100 में से 50% मान लेते हम जाते हैं, 50% के लिए क्या किया है सरकार ने, वो भी तो बताइए आप। इसके लिए ना मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि तमाम लोग सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, चूंकि कोविड के कारण भर्तियां बंद हो गई थी, ठीक है, हालांकि कोविड अभी भी है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करी 100 में से 50% लोग जाना चाहते हैं। मैं राजस्थान से बात कर लेती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो फिलहाल 50% के लिए सरकार क्या कर रही है? लोगों को नौकरी तो है ना। मैं और आपको इसी देता हूँ, मान लो 12%। अगर डेटा की करते हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज मेक अ पॉइंट ऑफ माय स्टेटमेंट दैट 12 to 13% पीपल फ्रॉम राजस्थान जो आते हैं दे गो टू मिलिट्री। आप इसको देख लेना। और थर्ड उनका जो बिजनेस व्यवसाय होता है आर्टिलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिजाइनिंग, और चौथी जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है टूरिज्म। आपको भी पता है कोविड से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे जॉब जो होटल्स थे, चलिए ठीक है, होटल थे, उसमें डिक्रीज आई है। मैं पूरे देश में भी ये बात कहो तो कॉमन है, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। So these are the facts we need to understand, but still चलिए ठीक है, 8% की जॉब्स वहाँ गारंटी देती है केंद्र और इससे संयोजित है। चलिए सारिका जी से जवाब ले लेते हैं आप। सारिका जी, मध्य प्रदेश की बात कर लो ना, मैं उसकी ठीक है सर, तो बहुत नीचे है। अगर हम एक स्टेट को कंपेयर करेंगे तो बहुत टफ है डिसाइड करना, क्योंकि हम सिर्फ 2-3 राज्यों में, फिर तो सारी की सारी उंगली। सर मैं तो ताजा आंकड़ों की बात कर रही हूँ। अभी फिलहाल राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर हरियाणा है। मैं अभी ताजा आंकड़ों की बात कर रही हूँ। मैं सारिका जी से अब जवाब लेना चाहूंगी। सारिका जी, ये जो योजना आई है, इसके आप 4 फायदे सबसे पहले मुझे गिना दीजिए जरा। देखिए, मैं इसके 4 फायदे आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो 17 साल से जो 22 साल का युवा होगा उसको डिग्री का भी प्रावधान है। उसको पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, उसको डिग्री भी मिलेगी, क्योंकि जब उसकी बिगड़ने की, मैंने पहले भी बोला था, बिगड़ने की उसकी टाइप होता है, लेकिन वो उस डिसिप्लिन में वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल हो चुका होगा, क्योंकि वो आर्मी में रह रहा होगा। तो सबसे पहले तो उसको डिग्री मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे उसको स्किल डेवलपमेंट की और प्रगति हो जाएगी। जब वो बाहर निकलेगा तो उसको और अधिक जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो मिलेगी। उसको प्राइवेट कंपनियां भी जॉब देने के लिए खड़ी होंगी, और उसको जो हमारी भारत सरकार है उसमें भी अर्धसैनिक बल और जो भी और सरकारी कंपनियां उनको नौकरियां देने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। नंबर 3, उनको सैलरी मिलेगी, और उनको जो बाद में उनको पैसा मिलेगा वो भी उनके पास एक पूंजी के रूप में रहेगा, जिससे कि वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और नंबर 4, उनको जो बहुत बड़ी बात है, अनुभव। उनको एक अनुभव होगा, उनको कार्य करने का अनुभव होगा कि किस तरह से हमने देश की सेवा के लिए 4 साल अपने बिताए हैं, तो लोग भी उन पर प्राउड करेंगे। और 5वां भी बता देती, क्योंकि आपने 4 पूछे हैं, लेकिन मैं 5वां भी बता देती हूँ। उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम, एक जो भारत के प्रति प्रेम है, एक गौरव महसूस होगा उनको अपने अंदर से कि हम आर्मी में काम कर आए हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पास पूरा दरवाजे खुले हैं। वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना जो भविष्य है वो चमका सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर चमका सकते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में जाकर। ठीक है, आपने ठीक है सारिका जी, आपने 4 नहीं 5 फायदे गिनाए हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या जो सैनिक की अब जो नई भर्ती निकाली जा रही है, हालांकि ये 4 साल का एक टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है, लेकिन वहीं जो परमानेंट नौकरी जिनकी होती है उनको जो फायदे मिलते हैं, क्या वो इस टेम्पररी सैनिकों को भी मिलने वाले हैं? देखिए, आप इसको, मैं हर युवा से भी बोलना चाहूंगी कि इसको पढ़ें पूरा। इसमें जो 10% जॉब है, 40,000 में से जो 10,000 लोगों को जॉब है वो परमानेंट होंगी, जो कि पहले भी हुआ करती थी। और जो पहले की रोजगार आर्मी को मिल रहे थे वो अभी भी मैडम 75% बताया जा रहा है उनकी परमानेंट नहीं होगी। 25% जो है उनको परमानेंट किया जाएगा। 75% के लिए क्या है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है, एक बार सुन लीजिए, दूसरा सवाल मेरा ये है, जो परमानेंट जिनकी भर्ती की जाती है, जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, वो 4 साल के लिए जो भर्ती करेंगे उनको वो सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, सिर्फ इतना बताइए।
देखिए, जो जब आर्मी में कोई जाता है, यहाँ पे आर्मी के अफसर बैठे हुए हैं, जब आर्मी में कोई जाता है उनको मेडिकल की सुविधा मिलती है, उनको पढ़ाई मिलती है, खाना मिलता है, रहना मिलता है, सब कुछ फ्री होता है और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। और जो परमानेंट होते हैं उनका वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो एक ये उत्सव है कि वो जाएं, सीखें कुछ और नया करें और अपने देश का जो भविष्य है वो सुधारे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी कोई आर्मी में जाता है वो सैलरी के लालच से नहीं जाता है, वो देश प्रेम के लालच से जाता है। उसके अंदर देश प्रेम भरा होता है। विपिन रावत जी ने भी कहा था, अगर आप उनका लोगों के ट्वीट भी आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने बोला था कि जब भी कोई सैनिक बनता है या सेना में जाता है तो वो कोई सैलरी के लालच में नहीं जाता है, उसके अंदर देश प्रेम होता है, वो देश प्रेम के कारण उसमें जाता है। वो कहते हैं ना, सैनिक पर एक गाना भी है, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में हम सर कटा जाएंगे। तो इस तरह से नहीं है जो आज का प्रदर्शन तो ये खिलवाड़ नहीं है क्या? जो देश प्रेम है, जो देश प्रेम के लिए जाना चाह रहे हैं, आप ही कह रही है ना, देश प्रेम के लिए जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, देश की रक्षा करना चाहते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? सिर्फ 4 साल के लिए उनको दे दिया जाए और 4 साल बाद अगर एक सवाल ये है, जहां एक और हमने किसानों के कानूनों का, जब किसानों के लिए लॉ लाया गया था तब भी हमने देखा था एमएसपी गारंटी कानून का रोड़ा वहां पर अटक रहा था। साफ किसान यही कह रहे थे कि आप लिखित में दे दीजिए, तब भी लिखित में नहीं दिया गया। फिर उसके बाद सरकार बैकफुट पे आ गई, भैया हमने तो गलत कदम उठा लिया है, गलत कानून ला दिया है। और वहीं अब सेम वही चीज हो रही है इसी में भी। अग्निपथ योजना जो लाई गई है, लिखित में दे दीजिए ना, 4 साल बाद ऐसा ऐसा होगा, यहाँ बढ़तियां दी जाएंगी, ये सुविधाएं मिलेंगी, लिखित में दे दो, क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में, जब ये आपकी डिबेट शुरू हुई, मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ विरोधी पार्टियां कोई भी योजनाएं हमारे देश में लागू नहीं होने देना चाहती जो देश का भविष्य है। आपने देखा कि कृषि कानून आया, सीए आया, 370 आया, या सैनिकों पर कोई भी मैडम आप ये बताइए, विपक्ष अपना सुनिए, विपक्ष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, नहीं विपक्ष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, वो लोगों को क्या बरगलाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो चुन नहीं पा रहे, लोगों को क्या बरगलाएंगे? मतलब अगर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, विरोध करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। मैं इस चीज की भी निंदा करती हूँ कि लोग जो ये आगजनी कर रहे हैं, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है सरकार। लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? 2 दिन से ये चीजें हो रही हैं, एक भी बार सरकार ने आके क्या इस पर बातचीत करने की कोशिश की? कितनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो गया? सभी हमारे नेताओं के ट्वीट भी आ रहे हैं, भाषण भी आ रहे हैं। अरे मैडम, ट्विटर राजनीति बहुत हो रही है, ट्विटर राजनीति बहुत हो रही है। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने भी अपना आज बयान दिया है, आप उनको भी देखिए। हमारे बड़े बड़े चलाया है मैंने, राजनाथ सिंह का बयान भी चलाया है हमने। वो आकर अग्निपथ की खूबियां बता रहे। देखिए, मुझे बोलना का मौका देंगे तो शायद मैं आपको समझा पाऊंगी। बिल्कुल, आपको मौका दिया है, समझाइए आप। देखिए, आज आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा, उनका जो वक्तव्य उन्होंने रखा है वो भी देखा होगा, और हमारे बड़े बड़े लीडर से अमित शाह जी का भी ट्वीट आया था। आप कह रहे हैं कि कोई भी आकर नहीं बोल रहा है, तो मैं उसी के लिए बता देना चाहती हूँ, हमारा एक एक कार्यकर्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो देश के युवाओं के लिए अग्निपथ जो स्कीम है वो बहुत बेहतर है। और मैं आपसे ही एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जनरल साहब भी बैठे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आपके दर्शक गण भी सुन रहे हैं। कल से ये दंगे हो रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या आप पार्टी ने, या सपा पार्टी ने, किसी ने भी आकर बोला कि ये जो देश में दंगे हो रहे हैं, ये देश के दंगे जो देश की संपत्ति है उसको विनाश किया जा रहा है, ये गलत है। मेरा ये सवाल विपक्ष से भी है, मेरा ये सवाल विपक्ष से भी है, क्या विपक्ष ने भी हाथ जोड़कर अपील कर ली है क्या बच्चों से? हाथ जोड़कर किसने अपील की है बच्चों से? किसी ने भी अपील नहीं की। आप किससे बात कर रही हैं? मैं फिलहाल सारिका जी से जवाब लेना चाह रही थी। सारिका जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। सारिका जी, मेरा ये सवाल विपक्ष से भी है, मैं विपक्ष से भी यही सवाल करूंगी कि क्या ये जो दंगे हो रहे हैं इस पर कोई बोल रहा है कि नहीं, रोक देना चाहिए, सरकारी संपत्ति को एटलीस्ट नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। ये जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन का भी तरीका होता है, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंसा हो रही है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं वही आपसे बोलना चाह रही हूँ, किसी का बयान आया किसी भी पार्टी का कि जो दंगे हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही है, करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं, वृद्ध लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए, प्रोटेस्ट में जो अपंग है, मैंने देखा एक वीडियो देखा, उसमें एक दिव्यांग बस पे पत्थर मारकर जा रहे थे। क्या दिव्यांग आर्मी में उनको प्राथमिकता दी जाती है? इस तरह से वहां पर लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं। मैं तो कहती
कहती हूँ कि सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि कौन विद्यार्थी है और कौन दंगाई है, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो विद्यार्थी नहीं है और वो दंगाई है, किसी पार्टी से संबंधित है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे, जिससे कि हमारे जो देश के युवा है उनको बरगलाने का काम ना हो सके। चलिए ठीक है, रंजन जी क्या कहेंगे? विपक्ष की तरफ से क्या कुछ अपील की गई बच्चों से कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो? मुझे समय दिया था। देखिए जी, क्या सच में विपक्ष ने ये आवाज नहीं उठाई कि दंगे नहीं होने चाहिए, जो उपद्रव किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए? जिस तरह से सारिका जी ने बोली कि उनके नेता, बड़े बड़े नेता की ट्वीट कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वैसे सारे तो हम लोग भी कर रहे हैं। पर्सनली मैं भी बोलता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ और मैं एक जिम्मेवार पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैंने पर्सनली खुद ट्वीट किया, लोगों से जाके भी बात किया है। मेरे गाँव यहाँ बीटा का रहने वाला हूँ, यहाँ सुबह में लोग बैठे हुए, तो पर्सनली इवेंट कर, आप कहिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा और वीडियो दिखा भी सकता हूँ। और वहाँ से जब मेरी बात हो समझे तो गए, मैंने कहा कि इस आंदोलन को हाईजेक मत होने दो, जो हो रहा है ट्रेन चलाने बहुत गलत है। ये है, आप सरकारी संपत्ति को नहीं जला सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा ही कर रहा है। रंजन जी, रंजन जी, जो गलत है वो गलत है, जो कानून गलत है। रंजन जी माफी चाहूंगी, बस 2 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। हमारे साथ पीके सहगल जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास समय की थोड़ी सी कमी है। सहगल जी से एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। सहगल जी, फिलहाल जो ये योजना है उस पर एक नुकसान जो है वो ये जरूर देखा जा रहा है कि पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। क्या देश का सैनिक जो सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, लड़ रहा है, क्या वो पेंशन का भी हकदार नहीं है? अब ये बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन है। इस डिसीजन को लेने से पहले सबसे बड़ी जो गलती है सरकार की, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे युवक हैं, उनको अपने साथ नहीं ले जा सके। 6 महीने पहले उनको तैयार करना चाहिए था, स्कूलों में जाना चाहिए था, कॉलेजेस में जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए थी। उनको समझाना चाहिए था ताकि ऑपोजिशन भी आपके साथ में हो, उनके माँ बाप भी साथ में हो, देश के नागरिक भी आपके साथ में हो, युवक भी आपके साथ हो। उनके जितने भी डाउट्स हैं, उनके जितने भी क्लैरिफिकेशन, जितने भी डर हैं, उन पे क्लियर होना चाहिए था। आपने तो चुपे एक किस्म से सरप्राइज डाल दिया। इतना बड़ा क्रांतिकारी आप स्कीम लेकर आए एंड यू सडनली थ्रस्ट डाउन द थ्रोट ऑफ द पीपल। अपने देशवासियों को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, अपने ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, और इसी की वजह से आज ऑपोजिशन जो है और जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो युवकों को शायद भड़का रहे हैं। कार्रवाई गलत है, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, और जिस माफी का डिसिप्लिन डिस्प्ले कर रहे हैं, साफ तौर पर नजर आता है कि ये देश की क्या सेवा करेंगे। अगर इनकी ये कमिटमेंट है और ये इस माफी भड़क जाते हैं आसानी से, तो व्हाट विल दे डू फॉर द नेशन? बिल्कुल। और उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके सामने 4 साल का अंधेरा है। बिल्कुल बिल्कुल सहगल जी, सरकार के ऊपर सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस में 3 बार कहा कि OROP जो है आपको दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 15 दिन पहले जब केस आया तो उसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा कि जो आश्वासन दिया जाता है लोकसभा में उसको लागू करना जरूरी नहीं है। ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने साफ तौर पे इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया है। देयर इज अ गारंटी कि अगले इलेक्शन में जो स्टेट में प्रो बीजेपी या बीजेपी की सरकार आएगी जो कह रही है कि हम नौकरियां देंगे, इनको प्रायोरिटी देंगे, देयर इज अ गारंटी कि 2024 में यही सरकार वापस आएगी। So you have not carried the nation with you. You have got to carry all the stakeholders. मेरे मुताबिक अभी सरकार को क्या करना चाहिए, इस स्कीम को स्थगित कर देना चाहिए 6 महीने के लिए, और कहना चाहिए कि रिक्रूटमेंट होगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले हो रही थी। बिल्कुल 6 महीने में युवकों से बात करो, स्टेक होल्डर से बात करो। बिल्कुल एक बातचीत होना बहुत जरूरी है सहगल जी। स्कीम को इंट्रोड्यूस करो, एवरीबॉडी विल बी विद यू, ठीक है, nobody will be against, everybody loves the nation, everybody wants to do for the nation, लेकिन आपने सही तरीके से इसको लॉन्च नहीं किया। बिल्कुल सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू बेटे, थैंक यू। रंजन जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, फिलहाल आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप मेरी बातचीत तो मैं कर ही रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए चीजों को समझिए, ये जो सरकार है कभी भी बातचीत नहीं करती है। जितने भी कानून है किसी पे डिस्कशन पार्लियामेंट भी नहीं हुआ, तो मैंने पहले भी अपने स्टार्टिंग जब साइन दिया था तब बोला था, और उसी चीज को अभी सहगल साहब ने भी बोल के गया है। तो आपको समझना होगा जिस तरह की बातें आप करते हैं, आप ये कहते हो कि ये नौकरी हम देश युवा जो आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सहानुभूति के लिए जाते हैं, देश के गर्व के लिए जाते हैं। एक बात बताइए आप,
जिस देश के लिए नौजवान अपनी जवानी देने को तैयार है, तो क्या देश की प्रतिबद्धता नहीं बनती कि उसके और उसके परिवार को ख्याल रखे? नहीं, कहते हैं सैलरी के लिए नहीं जाते। अरे भाई कैसी बात करें, क्या उनका परिवार नहीं होता? दूर दूर गांव जंगलों से जूझ जाग के कहाँ पे ऑर्डर पे वो रहते हैं। तो ये सब ये मानसिकता है क्योंकि इन्होंने स्टडी नहीं किया है, इन चीजों को कभी स्टडी नहीं किया है। ये कभी भी इस तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं भी है, ये स्टडी नहीं करते। इनकी अपनी एक मानसिकता है, उसी मानसिकता से चलते हैं। वरना आर्मी की इतनी बड़ी वैकेंसी, जॉब खाली नहीं रहती। अराउंड 2.5 से 3 लाख जॉब पेंडिंग्स हैं, वो भी परमानेंट विद डेजिग्नेशन। अब सबसे बड़ी बात और मैं बताता हूँ, इसकी सबसे बड़ी कमी, जो अग्निवीर कहलाएंगे उनका ना कोई डेजिग्नेशन होगा, मतलब आप समझ लो जो रियल टाइम डेजिग्नेशन होते हैं, मेजर कर्नल, ये इस तरह के लिए इसमें डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो अब ये बताओ, एक ही यूनिट में रह के अलग से रहने वाले लोग कैसे आपस में फील करेंगे? काम उनका एक ही है। तो ये सरकार की ना हमेशा यही रहा है कि हमेशा भेदभाव करने की नीति है, जो इनका डीएनए है, इस गवर्नमेंट की जो डीएनए है वो भी दिखती है यहाँ पे कि भेदभाव की नीति अपनाते हैं, और मिलिट्री में भी इसको डाल दिया है। मैं यही आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, कृषि कानून आया, किसानों से उन्होंने बात नहीं किया, किसानों ने इसका आंदोलन किया। नोटबंदी आई तो जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिस्कशन नहीं किया, उनसे भी बात नहीं किया, ये भी एक फेलियर हो गया। जीएसटी आई, व्यापारियों ने भी आंदोलन किया, व्यापारियों से नहीं बात किया। अग्निपथ जैसे इसकी मिलिट्री में लाने ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं किया और उन्होंने थोप दिया। तो ये जो है ना, एक तानाशाही रवैया है, ये तानाशाही रवैया वो देश से नहीं थोप सकते, खास करके आर्मी को। और आपको मैं बताता हूँ, जो 21 से 24 हुआ है, कल हरियाणा में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जो 21 साल का था, 21 साल से ज्यादा का था। उसको ये दुख हुआ कि होगी, वो 3 साल से कड़ी मेहनत चलिए ठीक है जाने का, जब उसे लगा कि मिनिमम ईयर, इसमें भी अग्निवीर में जाने के लिए भी वो सक्षम नहीं है मिनिमम ईयर की वजह से, तो वो सुसाइड कर लिया। ठीक है, सरकार नहीं है एज बढ़ाई है। तो आप समझिए, इनके पास रीजन नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, और जब रीजन नहीं है इसीलिए इनके जो चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारिका जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जैसा कि आप इजराइल का एग्जाम्पल मुझे दे रही थी आपसे थोड़ी देर पहले। मैं आपको बता दूं, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने तो अधिकतम सीमा आयु ही खत्म कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में शामिल हो सके। 40 साल से ज्यादा उम्र वाले भी सेना में शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने हाल ही में ऐसे कानून पर दस्तखत किए हैं। अगर भारत में विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तब सरकार की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि सरकार ने तो औसत आयु 32 से घटाकर 26 पर कर दी है। सबसे पहले मैं तो रंजन जी, मुझे बात नहीं समझ आ रही, इनकी आवाज तो आ रहा है, मेरे को डबल आवाज इनकी आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था ढंग से ये लोग क्या बोल रहे हैं। आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? आपकी आवाज क्लियर आ रही है, लेकिन रंजन जी की आवाज मुझे क्लियर। चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रंजन जी की बातों का भी जवाब दें। आप ही की बात का जवाब दे रही। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, थोड़ी मुझे जो समझ में आया मैं उसके ऊपर जवाब दे देती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम चलाई थी मनरेगा, जो कि गड्ढे भरने का काम करती है, उसको इन्होंने रोजगार का नाम दिया था। तो रोजगार में इनको भी पता है क्या सैलरी दे रहे थे वो इनको। और आज ही बातें, मतलब छाछ तो बोले छन्नी भी बोले, वो वाली कहावत यहाँ पर फिट होती है, यहाँ पर फिट होती है। मतलब मनरेगा नहीं, रंजन जी कंप्लीट होने दीजिए। रंजन जी उसके लिए बसों में आग लगेगी, हमारे छात्रों को भड़काएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तो आप ही रंजन जी सुनने का मौका मिलना चाहिए। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैंने तो शालीनता से आपकी बात सुनी है, तो आप ही मुझे मौका दीजिए, आपकी बात सुनिए। एक मिनट, शालीनता से मेरी बात। रंजन जी सारिका जी को भी सुन ले लीजिए पहले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए। सारिका जी बोलेंगे तो मैं आपके बीच में नहीं बोली, इसलिए शांति बनाए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप मेरी बात अरे सर, आप जवाब दे दीजिएगा ना, आपको भी समय मिलेगा, आपको भी समय मिलेगा। एक वक्त में 2 लोग नहीं बोल पाएंगे, दो लोग नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ठीक है रंजन जी, आपके पास भी आ जाएंगे, आपको भी समय मिलेगा। डिबेट का समय मत बर्बाद कीजिए। मैं नहीं बर्बाद कर
बिल्कुल, आप रुक जाइए, आपके पास भी आएंगे, आपको भी समय मिलेगा, आप भी जवाब दे दीजिएगा। तो फोकस कीजिए डिबेट। बिल्कुल फोकस है डिबेट पर। सारिका जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, इनसे बोलिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे, जब इनका टाइम आएगा जरूर। आप बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, अननेसेसरी बातें नहीं, सिर्फ मुद्दे पर बात होगी। देखिए, ये वही लोग हैं जो सीए या फिर हमारा कृषि कानून हो, आज अग्निपथ हो, कोई भी स्कीम हमारे देश में भले के लिए आती है तो ये लोग जरूर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं, उनमें आगजनी करवाते हैं। ठीक है। और मैं बोल रही थी, मैंने एक एग्जाम्पल किया था, कांग्रेस पार्टी अपने टाइम में एक मनरेगा स्कीम लेकर आई थी, जो कि मजदूरों के लिए स्कीम थी और जो कि गड्ढे भरने का काम करती थी, तो इनके लिए वो रोजगार का अवसर था। लेकिन अगर हमारी भारत सरकार अपने छात्रों के लिए जो 17 साल के से 22 साल तक के छात्र हैं उनके लिए कोई स्कीम लेकर आती है तो इन लोगों को ऑब्जेक्शन है, उसमें ये बड़ी बड़ी चीजें निकाल रहे हैं, उनमें ये कमियां खामियां ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे युवा को रोजगार मिल रहा है और उनको पैसा भी मिल रहा है, उनकी स्किल डेवलप्ड हो रही है, उनको अनुभव मिल रहा है, बाहर उनको इज्जत मिल रही है, उनको गौरव महसूस हो रहा है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम है कि कहीं मोदी सरकार की बेरोजगारी खत्म ना हो जाए। ठीक है, इनके पास ठीक है। एजेंडा ही नहीं रहेगा बोलने के लिए, इसीलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमारी सरकार सेना विपक्ष पर आप विपक्ष पर मत डालिए। छात्रों का प्रदर्शन दिख रहा है, छात्र ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, छात्र कमियां गिना रहे हैं, छात्रों की बातों का जवाब दीजिए ना। विपक्ष को आप छोड़िए, आप छात्रों की जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले ही बोला कि जैसे कृषि कानून का जब विरोध हो रहे तो आगे किसान नहीं थे उसमें। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कुछ सवाल किया। नहीं है, अगर वो छात्र नहीं है, सुनिए कड़ी कार्रवाई। सारिका जी हो गई, बहुत हो गई अननेसेसरी बातें। आप मेरे सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए। इजराइल का आपने एग्जाम्पल दिया, मैंने रूस का दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? सवाल सुना था आपने? देखिए, रूस और यूक्रेन की अभी फिलहाल हालत जो हुई है उस पर हमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैं कह रही हूँ भारत की क्या तैयारी है भाई, मैं उस पर टिप्पणी करने को नहीं कह रही हूँ आपको। गृह युद्ध होगा, हमें तो बात भी नहीं करनी चाहिए कि गृह युद्ध होगा, क्योंकि हम बात भी क्यों करें उस विषय पर जिस विषय की हम तैयारी तो करके चलेंगे ना। समय का थोड़ी ना कुछ पता होता है कब क्या हो जाए, तैयारी तो होगी, ब्लूप्रिंट तो होगा। हमें नहीं बात करनी चाहिए। हमारी जो भारत है वो सांस्कृतिक है हमारी, और उसमें ऐसे ही शांति बनी रहे। हमें ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि यूक्रेन में जो चलिए कोई नहीं, जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, एक मिनट देखें कि किस तरह से योजना बनाई जाए, उसके लिए टाइम आएगा तो वो भी बनेगी। ठीक है, उसके लिए समय होगा तो वो भी योजनाएं जरूर क्रियान्वित होगी। नहीं, सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, हम इनकी भी बात कर लेते हैं जरा। 5 साल का इनका होता है टर्म, उसके बाद उनकी पेंशन शुरू हो जाती है, हमेशा के लिए आजीवन पेंशन शुरू हो गई है। लेकिन क्या सेना का हक नहीं बनता है 4 साल बाद ना तो उनको पेंशन मिले, और फिलहाल नौकरी की तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इस पर रिटर्न कुछ नहीं दिया गया है। वादा तो 2 करोड़ नौकरियों का भी हुआ था। देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है, मैंने पहले भी बोला, वो राष्ट्र को समर्पित है, और मोदी सरकार ने बोला भी है अगर हमारे इस बिल में कोई खामियां भी होंगी तो क्योंकि ये सभी का देश का देखकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी आधार पर चलती है। अगर कहीं खामियां भी देखी जाएंगी तो उनको भी पूरा किया जाएगा। जैसे कि अभी 2 साल कोरोना के गए तो उसमें एज लिमिट 1 साल के लिए बढ़ाई गई, क्योंकि उनका भी ख्याल रखा गया, जो खाली बैठे थे उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई। ये आज ही हुआ है, आपने भी ट्वीट देखा होगा मोदी जी का कि 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये टर्म्स भी 2 साल के लिए बाद, तो ऐसे ही हम सुझाव भी मांग रहे हैं, कोई हम अपनी मोनोपोली नहीं चला रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पर सुझाव की जरूरत है, यहाँ पर ये चीज अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो भी जरूर होगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सबके लिए बनी है। कब होगा? मैं वही कह रही हूँ, इस पर बातचीत कब होगी ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि किसान आंदोलन में भी हमने देखा था। देखिए, सुन लीजिए सारिका जी सुन तो लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए ना। जवाब बातचीत कब होगी ये फिलहाल अभी हमें नहीं पता है, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है वो हम देख रहे हैं। सरकारी संपत्तियां जल गई हैं, किसान आंदोलन में देखा था कितने किसानों की जानें चली गई थी, तब भी हमने देखा। फिर सरकार बैकफुट पर आ गई, भाई कानून वापस ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल संतपाल राघव जी जुड़ गए हैं, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करूंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो योजना लाई गई है, अग्निवीर योजना जो आई है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे सर इसे, उसके बाद बात की जाए तो पेंशन भी नहीं मिलेगी, क्या फायदा है सर इसका, आप गिनाइएगा। देखिए, ये एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स हैं आर्मी के, जो समय वक्त से होते हैं। हमारा अभी
आर्मी रिक्रूटमेंट का जो रिफॉर्म्स है वो काफी दिनों से नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश सिस्टम के ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, कोई पेंशन नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी, और यूनिफॉर्म भी नहीं दी जाती थी। लाल कुर्ती बाजार जो कैंटोनमेंट में मिलते हैं, इंडियन सोल्जर को सिर्फ एक लाल कुर्ती मिल जाती थी, उसके अपने जो पहनावा होता था। उसके बाद हम देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने रिफॉर्म्स ज्यादा आए और पेंशन भी हुई लोगों को, सारा खाने पीने का सिस्टम वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया, और उसके बाद भी रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। तो ये एक रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स है नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो आर्मी है, जो एज प्रोफाइल है जवान की, हमको यंग जवान चाहिए पश्चिम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, डेजर्ट ऑपरेशन के अंदर, जहाँ पे 50 डिग्री तक हो जाता है, और उसके अलावा मैरीटाइम में भी बहुत ही हम लोगों को एक युवा जोश चाहिए, वो हमको एज प्रोफाइल इसके हिसाब से आसानी से है। नंबर 3, देश को जो एट्रीब्यूटेबल है कैरेक्टर बिल्डिंग, जी, ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा, हमारे जो एडवर्सरी है चाइना, आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो वेपनरी सिस्टम है, चाहे वो आर्मी से लैंड फोर्सेस का है, ठीक है, या एयर फोर्स का है, या नेवल का है, उसका कटिंग एज हमसे काफी ज्यादा है। ठीक है। अगर युवा हमारे पास आएगा, ITI क्वालिफाइड आएगा, तो टेक्नोलॉजी उसके लिए कंपेटेबल होगी और ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजिकल विकास होगा। तो ये एक रिफॉर्म्स है जो कि रिफॉर्म के जरिए हम इनको ले रहे हैं, और इससे जो क्या फायदा क्या होगा, इससे जब जवान जो 25% जवान हमारे पास आएंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी जवान में, हाईली प्रोफिशिएंट होगा, और उसमें एक कंपटीशन होगी, बिकॉज उसका जो अप्रेजल है, जो सिविल वर्ड में बोलता हूं मैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आर्मी की टर्मिनोलॉजी है, उसका हर ईयर का होगा। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। जो जवान किसी कारण से कंपटीशन में नहीं आया, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRP, असम राइफल, उसमें एक डेमोस्ट्रेटिव, वो एक बहुत ही परफॉर्म्स करेगा वहां पे बहुत अच्छा, बिकॉज वो आर्मी की ट्रेनिंग से आया है। नंबर टू मैं एक और लास्ट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि नंबर 2 जो सिविल कॉर्पोरेट्स में आएगा, ही विल बी कॉन्फिडेंट, ही विल बी रिलायबल, बिकॉज आर्मी जो ट्रेनिंग देती है वो एक लॉयल्टी की देती है, और यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में एज होगा, और यहाँ पे कॉर्पोरेट में एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, और उससे पूरे देश को फायदा होगा। और नंबर 3, जो आज देश की सिचुएशन है, वी हैव ए हाईली ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल टू अस टू फेस एनी सिचुएशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है जी। राघव जी, सवाल ये उठ रहा है अभी, छात्रों के जहन में ये सवाल आ रहा है, जिसमें वे ये कह रहे हैं, और देखिए पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हिंदुस्तान में भरी जवानी में युवा 23 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये परंपरा सेना की परंपरा नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 4 साल में क्या वो 4 साल में क्या उसको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी? चूंकि 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड बताया जा रहा है, क्या वो उतना तैयार, इतना सक्षम वो हो जाएगा कि सरहद पर जाकर के उसको वहां पर तैनात कर दिया जाए? जी, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले ऑफिसर कार्डर का। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की सर्विस टोटल 5 इयर्स होती थी, और ऑफिसर के पास में बहुत जिम्मेवारी होती है, बिकॉज वो एक डिसीजन लेता है हर ऑपरेशन में। जिसको वो लीड करता है, उसके नीचे 120 आदमी, कंपनी कमांडर के लेवल तक 120 आदमी की जान उसके हाथ में होती है। ठीक है। वो 5 साल की सर्विस में पूरा डिसीजन लेता है हर ऑपरेशन में, चाहे वो डेजर्ट ऑपरेशन है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड है, साइचिन जैसा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल है, तो बिल्टअप एरिया है, चाहे वो कॉर्डिनेट सर्च है, टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, उसको 5 इयर्स में इतना सक्षम बना जाता है। आर्मी डे नाइट, ये नहीं कि एक दफा ट्रेनिंग कर दी, हम 24/7 ट्रेनिंग होती है हमारी। हम अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और स्पेशलाइज ट्रेनिंग करते हैं। तो उसको आप जो हमारा
सिस्टम बना हुआ है, उसका पूरा वर्कआउट हुआ है। दे आर स्टडी ग्रुप, और जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, जिसको मैं कहूँ कि एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल के ये स्टडी आर्मी में दी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने सिस्टम को ऐसे बनाया, उसका पूरी कार्रवाई की गई है और जब ये डिसीजन लिया है। और मैं एक चीज बताता हूँ, टूर ऑफ ड्यूटी जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना, वहां पे भी सिस्टम है, इजराइल के अंदर भी सिस्टम है, अमेरिका के अंदर भी सिस्टम है, और वर्ल्ड की अदर थिंग है। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये एक रिफॉर्म है और ये लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, विशेष नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होती तो ये जो बवाल हो रहा है, एक जवान कहता है कि साहब हमको तो पेंशन नहीं मिलेगी। आप मुझे बताइए 5 ईयर जो ऑफिसर करके आता है उसको कहाँ पेंशन मिलती है, और उसकी जिम्मेवारी आज तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्विसेज है। सर आप ये कह रहे हैं कि जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है? उनको नॉलेज नहीं है मैडम। आर्मी की नॉलेज के लिए जब आर्मी खुद उसमें जाता है, जब उसको पता लगता है कि क्या आर्मी है, कैसे लिविंग है, बाहर से अलग है और अंदर से बहुत ही अलग है। अच्छा ठीक है। आर्मी की जो सर्विस है ये देश की सुरक्षा से है। एक जवान से जो पेट्रोलिंग करता है दुश्मन के साथ में, हमारे आर्मी चीफ साहब उसकी रिलायबिलिटी पे प्लानिंग करते हैं। जैसे भी कारगिल हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो जवान ही तो गए थे, उन्होंने ही तो बताया था कि वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वेपन है। सर माफी चाहूंगी, मैं एक छोटा कमेंट लेना चाह रही हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है। हमारे साथ रंजन जी भी बने हुए हैं। रंजन जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। 2-3 पॉइंट बोलूंगा सिर्फ जी। एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है जूनियर रेंज की 2 साल की होती है, ठीक है। जो सीनियर रेंज की ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है। ये कहते युवाओं की बात कर रहे हैं। एनडीए की जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 साल तक कोर्स चलता है, उनके साथ में उनको ग्रेजुएशन भी कराया जाता है। ये सारी चीज पे प्रश्न चलिए वो लोग उठा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में रहा। हर बार हर तरीके से कह जाती है सैलरी पेंशन हटाइए एक बार साइड, ठीक है। उनके करियर की बात करते हैं, सिर्फ फॉलोइंग की बात करते हैं, आर्मी के एथिक्स की बात करते हैं, आर्मी की जो वैल्यूर है उसकी बात करते हैं, आर्मी की जो शान है उसकी गाथा गाते हैं, उसकी नहीं मैं तो ये कहती हूँ पेंशन फिर सांसदों विधायकों सबकी पेंशन हटा देनी चाहिए ना, फिर सेना की ही क्यों, विधायक की भी हटा दो, सांसद की भी हटा दो, क्या जरूरी है क्या? मुझे बोलने तो दीजिए सारिका जी, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कनिका जी, सर कनिका जी, आप वही मैं आ रहा हूँ, आप बोलिए तो चुप हूँ। कनिका जी बात कर रही हूँ सर, सारिका जी फिलहाल नहीं बोल रही हैं, कनिका बात कर रही हूँ। हाँ कनिका जी 1 मिनट में बोल रहा हूँ। कनिका जी सॉरी सारिका जी, डोंट टेक इट अदरवाइज ओवरहेड हो गया होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करके जब नो रैंक नो पेंशन की बात आ गई, बात वहीं खत्म हो जाती है। कोई भी आदमी हम प्लान करते हैं, अगर यही बात है, मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि देयर शुड बी डिबेट। अगर अवेयरनेस नहीं है तो डिबेट होती, डिस्कशन होती है, प्रोजेक्ट मॉडल पे उसको छोटे स्तर पे लागू करते और उसको पहले उसको रिसर्च करते 5 साल 6 साल उसकी वैल्यू देते। यहाँ जो कर्नल जो बैठे हुए सर उनसे मैं पूछ सहमत होंगे मेरे से, प्रोजेक्ट मॉडल पे करते, उसकी अवेयरनेस करते, उसके एक बार डिस्कस करते, तो कम से कम जो हरियाणा में एक बच्चे ने सुसाइड किया वो तो नहीं करते। और आर्मी के बच्चे ना बहुत मेहनत करते हैं सर, आप तो हो आर्मी में, आप जानते हो मेरे गाँव में के बगल में है आरा, 4 बजे ठंड में भी वो दौड़ के प्रैक्टिस करते हैं। उनकी नॉलेज और उनकी स्टैमिना पे कभी भी सवाल कोई नहीं उठा सकता। वो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। और सबसे आखिरी बात मैं बोलूंगा, देश के जवानों पे डिबेट तक होना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी योजनाएं जब आ रही है, इतनी बड़ी जब योजनाएं आ रही है, जब हम नौकरी दे रहे हैं किसके लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो देश की सुरक्षा जब वो खड़े हैं तो उनकी सुरक्षा पे खड़ा रहना हम सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर इतनी आगजनी हो रही है तो तुरंत सरकार इसको तत्काल प्रभाव से रोके। इसमें ठीक है रंजन जी, ठीक है, उस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, अवेयरनेस हो, लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। ताकि ऐसी व्यवस्था में सारिका जी आपके पास आना चाहूंगी, लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। 2 साल से जैसा कि हमने देखा भर्तियां बंद है, ठीक है, स्थायी भर्ती का कई युवा इंतजार कर रहे थे और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका मेडिकल भी हो चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। आखिरकार इनको तो ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए भाई, 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैंने भी इस पर रिसर्च किया और मैंने भी पढ़ा है। अभी जो इनका एग्जाम है वो पूरा नहीं हुआ है, इसमें 3 तरह की चीजों पे निकलना पड़ता है, फिजिकल भी होता है
और एग्जाम भी होता है। अभी इनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, जो भी ये बोल रहे हैं आपको भ्रमित कर रहे हैं। जो भी अभी ट्रेनिंग हुई है या जो भी एग्जाम हुआ, अभी लिखित में जो एग्जाम होता है वो नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे जनरल साहब भी बैठे, शायद उनको भी मालूम होगा। अभी जो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मैं दूसरी बात आपसे बोलना चाहती हूँ, आपने भी अभी बोला था, क्या हमारी जो ये भर्ती होंगे 6 महीने के बाद आप सरहद पे काम करने लायक हो जाएंगे? तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई हमारी आर्मी में जाता है, जैसे जनरल साहब ने भी शायद अभी मुझे बताया था, हमें बताया था कि इसमें भी बहुत सारी फील्ड होती है, जरूरी नहीं कि हर कोई सरहद पर ही जाए। अंदर अभी बोला जनरल साहब ने कि बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और दिखता है, तो इसमें भी बहुत सारी फील्ड है। जरूरी नहीं कि वो सरहद पर गोली चलाने ही जाए। जो हमारा सैनिक है उसको बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो ये हमारी जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास वाली सरकार है। इसलिए मोदी जी मैडम, देश की सुरक्षा के लिए ही तो जाएगा ना सैनिक, देश की सुरक्षा के लिए ही तो जाएगा ना। और सेना को बहुत प्यार करती है और आपने देखा भी है। देखिए, चलिए कोई नहीं। सवाल एक ये भी था मेरा, सारिका जी, पेंशन जो खत्म की गई है, मैं इस बारे में भी जानना चाहूंगी, आखिरकार ये पेंशन क्यों खत्म की गई है? हम देख रहे हैं तमाम विधायक, सांसद, मैं उनका एग्जांपल बिल्कुल देना चाहूंगी, क्योंकि 5 साल का एक शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल 5 साल के अंदर उनको अगर बात की जाए तो आजीवन पेंशन दी जाती है। क्यों भाई, उनकी भी बंद कर दी जाए फिर? तो क्या सेना का अधिकार नहीं है क्या पेंशन लेना? देखिए, वो भी मैंने रिसर्च किया है, जो सांसद या एमएलए वगैरह की जो तनख्वाह वो होती है, पेंशन होती है, वो बहुत मामूली सी होती है। अच्छा। मैंने देखा है कि 1800 लगभग 1900 लगभग ऐसे रुपये में होती है, वो ज्यादा नहीं होती है। और अगर रही बात उसकी, आप ये देखिए कि जो हमारा अग्निवीर है, जब वो निकल कर आता है तो उसको लगभग सैलरी मिलाकर और जो उसको बाद में वो मिल रहा है, मुश्त पेमेंट मिल रही है, वो मिलाकर लगभग 24 लाख या 22 लाख होती है, जिससे कि वो अपना जो फ्यूचर है, जो अपना आगे का फ्यूचर है, अपना रोजगार कर सकता है या अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए जो 22 साल का युवक होता है, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी होती है और वो किसी भी फील्ड में अपना जो फ्यूचर है वो अपना सकता है, क्योंकि उसको कहीं प्राइवेट। अच्छा ठीक है सारिका जी, देखिए बिल्कुल छोटा सा इसको करना चाहेंगे, सुनिए, बनकर निकलेगा बाहर। ठीक है सारिका जी, बस लिखित में दे देगी क्या सरकार? इतना बता दीजिए आप कि 4 साल के बाद ये देखिए, लिखित में बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रही हूँ क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम पर भी हमने देखा था क्या हुआ, आपको भी पता है, देश को भी पता है, विदेश को भी पता है, सबको पता है। क्या लिखित में दे दिया जाएगा? बस इतना बता दीजिए ना, छात्रों की भी समस्या हल हो जाएगी, वो भी यही चाह रहे हैं, लिखित में दे दे सरकार। मैंने शुरू में ही आपसे बोला कि जो हमारी पुरानी आर्मी की जॉब है वो कहीं नहीं जा रही है, वो ऑलरेडी वैसे ही रहेगी। ये अतिरिक्त जॉब निकाली है, ये हमारे जो युवा है उनको एक सजग बनाने के लिए निकाली है, उनको आत्मविश्वासी बनाने के लिए निकाली है। तो इसके लिए उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। और जो हमारी भारतीय सेना है वो उनका समय समय पर साथ देगी, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन वाले बंदे हैं। उनके अंदर कुछ स्किल एक्स्ट्रा होगी और नौजवानों से। तो मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं जर्नलिस्ट से भी कहती हूँ कि आप भी अपील करिए कि जो हमारा देश का युवा है वो हमारे देश का कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि भ्रमित हो। और जो विरोधी पार्टियां जैसे किसान बिल या सीए पर उन्होंने भ्रमित किया था, ऐसे ही जो हमारी जो अग्निपथ योजना है इसमें भ्रमित ना करे और लोगों को अच्छी शिक्षा दे, जिससे कि हमारा देश और विकास की ओर बढ़ सके। देखिए, हम यही चाहेंगे, हम यही कह रहे हैं कि कोई भ्रमित नहीं कर रहा है, बस छात्रों के सवालों का जवाब दे दिया जाए, सरकार से ही वो सवाल। देखिए, सरकार से हर कोई आस लगाकर बैठता है, एक आस होती है केंद्र सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ही सरकारों से आस लगा करके छात्र बैठते हैं। और 2 साल से हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही थी, उनको एक उम्मीद थी कि उनको अब एक स्थायी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको 4 साल की नौकरी दी जा रही है तो कहीं ना कहीं वो निराश है। और अगर सरकार नहीं समझा पा रही है तो सरकार समझाए, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, जहां एक और छात्र तमाम सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये भी है और मैं ये अपील भी करना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आपको विरोध करना है तो अलग तरीके से विरोध कीजिए, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं और साथ ही और लोगों की जान भी जोखिम में ना डालें। और सरकार से भी यही कहना चाहूंगी कि फिलहाल जो भी कंफ्यूजन है छात्रों के साथ डिस्कस किया जाए और इस पर आगे फैसला लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।